हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक जितने भी वीडियोस बने हैं उन सभी वीडियोस में हमने अब तक परावर्तन से संबंधित सभी घटकों का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि वास्तव में परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और परावर्तन अपारदर्शी पृष्ठों से होता है। अपारदर्शी पृष्ठ इस दर्पणों से होता है। तो इसके आधार पर हमने दर्पण के प्रकार और उनसे प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा। फिर उसके आगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम हमने देखे और इनके आधार पर हमने प्रतिबिंबों का निर्माण किया गोलीय दर्पणों से अलग अलग स्थितियों में। और फिर हमने देखा कि ये जो दर्पण फिर हमने देखा कि किसी गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। और इस संबंध को हमने दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए अलग अलग सत्यापित किया था। इस संबंध को हमने दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित किया है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। हालांकि ये संबंध दोनों के लिए एक समान रूप से है, एक समान ही है, लेकिन हमने इसका सत्यापन किया कि वास्तव में दोनों के लिए एक समान है या नहीं है। फिर यहाँ से हमने देखा था कि ये जो संबंध है ये दोनों प्रकार के अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। आपकी किताब में इस संबंध का सत्यापन केवल अवतल दर्पण के लिए दिया गया है, तो एग्जाम में आपको इसको अवतल दर्पण के लिए सत्यापित करना है अगर पूछा जाता है तो। और फिर हमने दर्पण सूत्र देखा, और ऐसे ही दर्पण सूत्र भी आपकी किताब में केवल अवतल दर्पण के लिए दिया गया है, लेकिन हमने उसका सत्यापन अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए किया है। और इसके बाद में हमने देखा आवर्धन क्षमता के बारे में, आवर्धनता के बारे में, और इसका सत्यापन भी हमने दोनों ही दर्पणों के लिए किया है, लेकिन आपकी किताब में ये केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए दिया गया है। अब इसके बाद में हमने परावर्तन और इन दर्पणों पे के जो संबंध आपने देखे, आर और एफ में संबंध देखा, आवर्धन क्षमता वाला सूत्र देखा और दर्पण सूत्र आपने देखा। इन संबंधों के आधार पर आपने कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया था। अब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारा जितना भी था वो परावर्तन से संबंधित सारा टॉपिक हो चुका है। अब हमें देखना है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, हम देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, परावर्तन में आपने बोला था कि ये अपारदर्शी पृष्ठ से होता है, और अपारदर्शी पृष्ठ होने के कारण से प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जा पाता, माध्यम परिवर्तित नहीं होता। जब माध्यम परिवर्तित नहीं होता है तब तो परावर्तन होता है, और यदि माध्यम परिवर्तित हो जाएगा तो अपवर्तन होगा। देखना, जैसे ये हमारे पास में अपवर्तन जो है वो किसी पारदर्शी पृष्ठ से होता है। अपवर्तन किसी पारदर्शी पृष्ठ से होता है, तो जिस पृष्ठ से अपवर्तन होता है उसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई पारदर्शी पृष्ठ है और इससे अपवर्तन होगा, पारदर्शी पृष्ठ है और अपवर्तन होगा, तो इसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं या फिर पृथक्कारी तल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ या फिर पृथक्कारी तल बोल सकते हैं। इसके इधर की ओर कोई एक माध्यम हो गया और यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम हो गया। हमें नहीं पता कि कौन सा माध्यम कौन सा है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये कोई प्रकाश की किरण है, ये इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, और चूंकि ये जो पृष्ठ है ये पारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में चली जाएगी, लेकिन इसे अपने इस मूल पथ पे जाना चाहिए था, इसे इस मूल पथ पे गमन करना चाहिए था, लेकिन इस अपवर्तक पृष्ठ के कारण से इससे टकराएगी और इसके कारण से क्या होगा, ये अपने इस मूल पथ से विचलित हो जाएगी। मतलब हमने बोला ये जो प्रकाश की किरण थी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही थी, और इस अपवर्तक पृष्ठ के कारण से इसको यहाँ इस पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन इस अपवर्तक पृष्ठ के कारण से ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मूल पथ से विचलित होने का मतलब है या तो ये किरण जो है यहाँ से ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे चली जाएगी। मतलब या तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाएगी या फिर अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाएगी। इसके कारण क्या है, कब है, क्यों है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ सामान्य प्रारूप में। जैसे मान लीजिए जो किरण है ये इस प्रकार से यहाँ से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में है जैसे विरल माध्यम हो गया और ये हो गया हमारे पास में सघन माध्यम। देखना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने क्या बोला, हमारे रूप में हम लोग यहाँ पे अपवर्तन की परिभाषा क्या बोल सकते हैं,
अपवर्तन की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर या अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो अपवर्तन है इसके बारे में आपने देखा, वही ये अपवर्तन, ये आपतित होने वाली जो किरण है, ये किरण जो कि आपतित हो रही है तो इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और यहाँ पे ये अपवर्तन के बाद में मिलने वाली किरण है तो इसको हमने क्या बोल दिया, अपवर्तित किरण बोल दिया। इसे हमने अपवर्तित किरण कह दिया। और ये हमारे पास में क्या हो गया, अभिलंब। अब इस आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो ये कोण है, ये कोण, ये हो गया हमारे पास में आपतन कोण I, और ये इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है ये हो गया अपवर्तन कोण स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया स्मॉल r। तो यहाँ से हमने अपवर्तन की परिभाषा में क्या बोला, अपवर्तन की परिभाषा में हमें कह सकते हैं कि अपवर्तन की परिभाषा में कहा जा सकता है कि अपवर्तन की परिभाषा में कहा जा सकता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो पृथककारी तल या फिर अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर, पृथककारी तल या अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस अपवर्तन में आपको एक बात ये ध्यान रखना है, अपवर्तन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। केवल कल्पना होती है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो किरण आपतित हो रही है इसे आपतित किरण कहेंगे, अपवर्तन के बाद में प्राप्त होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे, और ये अभिलंब है ही। और वही पीछे वाला जैसा परावर्तन में आपने देखा था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है वो आपतन कोण हो गया। और ऐसे ही अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है, अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है ये अपवर्तन कोण हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और आगे अगर हम देखते हैं इसमें कि क्या होगा, किस प्रारूप में हमें इसको हल करना है, तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वास्तव में ऐसा क्या हो गया कि प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो गई। ऐसी कौन सी समस्या थी कि प्रकाश की किरण अपने मूल पथ पे गमन नहीं कर पाई, इसका विचलन क्यों हुआ, और इसका विचलन हमने जो लिया है वो इस अभिलंब की ओर ही क्यों लिया, इससे दूर इस रेखा की इस तरफ से क्यों नहीं लिया, हमने इधर से क्यों लिया, इसके कुछ कारण होंगे, उन कारणों पे हमें विचार करना है। पहले हमें देखना है कि वास्तव में अपवर्तन हुआ ही क्यों, ऐसा क्या कारण था कि अपवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग माध्यम आपको दे रखे हैं और अपवर्तन में माध्यम परिवर्तित हो जाता है, होता है ना। यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ से आगे दूसरा माध्यम है, जिससे पहले दूसरा माध्यम था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में माध्यम चेंज हो जाता है और माध्यम चेंज होने के कारण से प्रकाश की जो चाल होती है उसमें परिवर्तन होता है। माध्यम जब परिवर्तित होता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है और प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब एक बात तो आप जो परावर्तन में आपने कही थी, परावर्तन में आपने बोला था कि जो परावर्तन है इसके कारण से प्रकाश की अपवर्तन है, प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन होता है। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। परावर्तन में आपने कहा था कि प्रकाश की चाल में, आवृत्ति में और तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपने चाल के बारे में तो बोल दिया। आपने यहाँ पे तो ये बोल दिया कि माध्यम चेंज हो गया, माध्यम में परिवर्तन के कारण से इसकी जो चाल परिवर्तित होती है और चाल परिवर्तित होती है इसलिए अपने मूल पथ से विचलित होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन होता क्यों है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण से जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण से अपवर्तन होता है।
भाई विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण से जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है तो इसकी चाल में परिवर्तन के कारण से अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास में अपवर्तन और अपवर्तन का कारण। अपवर्तन में हमने बोला कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो पृथककारी तल या फिर अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आपतित हो रही है ये आपतित किरण है, अपवर्तन के बाद मिलने वाली किरण अपवर्तित किरण है, और ये हो गया हमारे पास में अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण हो गया, और ऐसे ही अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है ये अपवर्तन कोण हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और इसका कारण आपने क्या बोला था, इसमें हमने बोला कि जब प्रकाश की किरण मतलब इसमें अपवर्तन में प्रकाश का माध्यम परिवर्तित हो जाता है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण का माध्यम परिवर्तित होता है और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, तो अर्थात प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है और प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से अपवर्तन होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। माध्यम चेंज होते ही प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी और प्रकाश की चाल चेंज होने के कारण से अपवर्तन हो जाएगा, ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई देती है ना, कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई देती है वो प्रकाश के मार्ग में रुकावट के कारण से दिखाई देती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर आपको दिखाई देगी तो वो प्रकाश के मार्ग में रुकावट के कारण से दिखाई देती है, सामान्य रूप में नहीं दिखाई देती। अगर प्रकाश के मार्ग में रुकावट नहीं आती है तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये था हमारे पास में अपवर्तन के बारे में। अब देखो एक बात और देखना आप, माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। दो माध्यम होते हैं, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ये दोनों ही जो माध्यम होते हैं ये आपेक्षिक माध्यम होते हैं, तुलनात्मक माध्यम होते हैं। कोई भी माध्यम जो है वो हमेशा सघन नहीं रहेगा और कोई भी माध्यम हमेशा विरल नहीं रहेगा। ये दोनों माध्यम आपेक्षिक माध्यम है, एक दूसरे की तुलना के आधार पर इनके मान आप देख सकते हो। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। जैसे जैसे वायु और जल में अगर हम देखें, जैसे वायु व जल में अगर हम देखें तो वायु कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और जल कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, और जल व कांच में अगर हम देखें, जल व कांच में अगर हम देखें तो जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल, और कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन। जैसे कांच और हीरे में अगर हम देखें, कांच व हीरे में अगर हम देखें तो कांच तो विरल माध्यम है और हीरा सघन माध्यम है। प्रकृति का सबसे सघन माध्यम होता है हीरा, प्रकृति का सबसे सघन माध्यम होता है हीरा, और सबसे विरल माध्यम होता है निर्वात या फिर वायु। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके मन में प्रश्न बने कि विरल माध्यम, वास्तव में विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो विरल माध्यम का मतलब है कि ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं, और ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होंगे, माध्यम खाली खाली है एकदम, कण बहुत दूर दूर है, तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी इसके अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात को। और सघन माध्यम का मतलब है जिसमें कण जो है बहुत पास पास में होते हैं, जिनमें कण पास पास में होते हैं उनमें प्रकाश की चाल कम होगी। समझ रहे आप मेरी बात। मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो रहा है ना, ये इन माध्यमों के कारण से हो रहा है। विरल माध्यम जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा होती है, और सघन माध्यम में जो कण है वो पास पास में होने के कारण से इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। भाई वही बात है, एक तो आप मेन मार्केट से अपनी गाड़ी को कहीं लेके जाते हैं, एक आप बाईपास से कहीं गाड़ी को लेके जाते हैं। तो बाईपास जो है वहां पे वाहनों की संख्या कम होती है। समझ रहे आप मेरी बात को। वहां पे वाहनों का घनत्व जो है वो कम होता है, वो एक विरल माध्यम हो गया। वहां पे वाहन कम होंगे, इसलिए आपकी गाड़ी की जो चाल है वो ज्यादा होगी। लेकिन आप मेन मार्केट से लेके जाओगे तो वहां पे वाहनों की संख्या ज्यादा होती है, और वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो एक सघन माध्यम हो गया, जिससे उसकी आपकी गाड़ी की चाल वहां पे कम हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात। तो हमने बोल दिया कि माध्यम वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम व सघन माध्यम। ये दोनों ही माध्यम आपेक्षिक हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम व सघन माध्यम, और ये दोनों ही माध्यम आपेक्षिक हैं। और इन दोनों माध्यमों का ये दोनों ही माध्यम आपेक्षिक हैं, और कोई भी जो माध्यम है वो हमेशा विरल नहीं होता और हमेशा सघन नहीं होता। ठीक है, चेंज हो सकते हैं। जैसे वायु और जल में से वायु तो विरल माध्यम हो गया और जल सघन माध्यम हो गया। जैसे जल और कांच आपने ले लिया,
जल विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन माध्यम हो जाएगा। जैसे कांच और हीरा आपने ले लिया, तो अभी जो हीरा है वो सघन माध्यम होगा और जो कांच है वो विरल माध्यम हो जाएगा। हीरा प्रकृति का सबसे सघन माध्यम होता है, सघनतम माध्यम है प्रकृति का हीरा। प्रकृति का सबसे सघन माध्यम है, सघनतम माध्यम क्या है? हीरा। इसीलिए हीरे के अंदर प्रकाश की जो चाल है सबसे सघन माध्यम है। सघन माध्यम में चाल कम होती है और ये तो सबसे ज्यादा सघन है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कौन से माध्यम में होती है? हीरे में होती है। इसी कारण से हीरा कई देर तक चमकता रहता है जब एक बार प्रकाश उसमें प्रविष्ट हो जाता है। हालांकि कुछ और दूसरी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन उनका अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में। लेकिन एक बार हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश उसमें प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कम होने के कारण से इस हीरे के अंदर जो प्रकाश है वो ज्यादा समय तक रहता है, इसके कारण से हीरा चमकने लग जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आगे आपने अब तक देख दिया अपवर्तन के बारे में, और अपवर्तन में हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो इस अपवर्तक पृष्ठ या पृथककारी तल से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और ये जो अपवर्तन है ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये किरण आपतित किरण हो गई, या अपवर्तित किरण हो गई, या विलंब हो गई। आपतित किरण और अविलंब के बीच हो गया आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य हो गया अपवर्तन कोण। और हमने बोला था कि जो अपवर्तन है ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से होता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। कोई भी अपेक्षिक माध्यम है, कोई भी माध्यम हमेशा विरल नहीं रहेगा और कोई भी माध्यम हमेशा सघन नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात? अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है और किस प्रकार का प्रारूप हमने तय कर रखा है। अब देखिए, अब हमें इसके बारे में आगे अध्ययन करना है कि वास्तव में कौन सा प्रारूप तय किया गया था और किस प्रकार का प्रतिरूप हमें देखना था। हमने अभी तक अपवर्तन के बारे में देख लिया और अपवर्तन का कारण हमने देख लिया और हमने माध्यमों का प्रकार देख लिया कि माध्यम वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। अब एक बात आप देखना, यहाँ पे आप एक बात देखना कि जो अपवर्तन कोण होता है ना, एक बात ये ध्यान रखना आप, जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण जो है ये समानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। अपवर्तन कोण समानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। अभी अपवर्तन कोण हो गया हमारे पास में कोण R समानुपाती होगा प्रकाश की चाल स्मॉल b के। प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि समानुपाती होने से अर्थ क्या हुआ? समानुपाती होता है तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? तो इसका अभिप्राय आप ध्यान रखना, वास्तव में ये समानुपाती होता है तो इसका मतलब है अगर प्रकाश की चाल घट जाएगी तो अपवर्तन कोण जो है वो भी घट जाएगा, और अगर प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी तो अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल घटेगी, और प्रकाश की चाल घटेगी इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान घट जाएगा, इसलिए जो किरण है ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ने के कारण से अपवर्तन कोण बढ़ेगा और ये अविलंब से दूर हट जाएगी। देखिए जैसे इसमें स्थिति देखें, जैसे ये हमारे पास में हो गया अपवर्तक पृष्ठ, ये हमारे पास में अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ आपने ले रखा है विरल माध्यम और ये दूसरी ओर हमने ले लिया सघन माध्यम, और ये हमारे पास में प्रकाश की किरण है जो कि इस विरल से सघन माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है। ये हमारे पास में हो गया अविलंब। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, इसका मूल पथ ये था, इसको इसी पथ पे आगे जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल है, सघन माध्यम में आते इसकी चाल घट जाएगी, और चाल के समानुपाती अपवर्तन कोण, चाल घटेगी तो अपवर्तन कोण भी घटेगा। अपवर्तन कोण पहले इतना होना चाहिए था, मूल पथ पे जाती तब तो, अब अपवर्तन कोण घटेगा, इसका मतलब ये इधर की ओर आ जाएगी, तो ये जो किरण है ये किधर झुक गई? अविलंब की ओर झुक गई। ये वाला कोण क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल में कमी होने के कारण से अपवर्तन कोण घटता है, अर्थात प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ गया आपको ये? अब आगे देखें हम लोग इसमें
जैसे ये हमारे पास में है कोई अपवर्तक पृष्ठ और यहाँ हमने माध्यम ले लिया सघन और यहाँ हमने माध्यम ले लिया विरल। अभी जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस पे आपतित हो रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में यह विलंब। अब इसका जो मूल पथ था वो ये था, इसे इसी पथ पे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने क्या बोला है कि जो प्रकाश की किरण है, हमने क्या बोला है कि जो प्रकाश की किरण है सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सघन से विरल माध्यम में जाने में जो प्रकाश की किरण की चाल है वो बढ़ेगी और चाल बढ़ने के कारण से अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। ये तो आपतन कोण हो गया आई। अब आप ये बोल रहे हो कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण से इसकी चाल बढ़ेगी। चाल बढ़ने के कारण से अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा और अपवर्तन कोण का मान बढ़ने के कारण से हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अभी ये वाला कोण क्या हो गया हमारे पास में, अपवर्तन कोण हो गया स्मॉल r। ठीक है, अभी तक आपने अपवर्तन की परिभाषा देखी, क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन का कारण आपने देखा कि प्रकाश की चाल में माध्यम परिवर्तन के कारण से प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है। फिर माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से अपवर्तन होता है। ठीक है, माध्यम दो प्रकार के हमने बोले, विरल माध्यम और सघन माध्यम। आपेक्षिक माध्यम होते हैं दोनों। विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं। और आपने यहाँ पे ये भी बोला कि ये दोनों माध्यम आपेक्षिक माध्यम है, कोई भी माध्यम हमेशा विरल नहीं रहेगा और कोई भी माध्यम हमेशा सघन नहीं रहेगा। प्रकृति का सबसे सघन माध्यम है, सघनतम माध्यम कौन सा होता है, प्रकृति का सबसे सघनतम माध्यम कौन सा है, हीरा। सबसे सघन माध्यम हीरा है, उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, और दूसरा आपने आगे बोला कि जो प्रकाश की चाल होती है, ये जो अपवर्तन कोण होता है ये प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है। अपवर्तन कोण जो होता है ये प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है, अर्थात प्रकाश की चाल अगर बढ़ती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, अगर प्रकाश की चाल घटती है तो अपवर्तन कोण का मान घट जाता है। इसी कारण से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल घटती है और चाल में कमी होने के कारण से अपवर्तन कोण का मान कम हो जाता है, जिससे ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ऐसे ही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की चाल है इसमें वृद्धि होती है। ठीक है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण से प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है और जब प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है और ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ गए आप मेरी बात को, ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आगे इसके हम लोग गणना करते हैं कि क्या होगा और किस प्रारूप में किस घटना का अध्ययन हमें करना है, देखना। अब आगे देखिए, आपने अपवर्तन देख लिया, अपवर्तन का कारण देख लिया और हमने देख लिया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और जब ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो आगे अब आपको देखना है अपवर्तन के नियमों के बारे में। अपवर्तन के नियम क्या है, तो अपवर्तन के नियम हम देखते हैं। देखिए, अपवर्तन के नियम, और अपवर्तन के नियम अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वास्तव में अपवर्तन के नियम क्या है। देखिए, आपने अपवर्तन की घटना में क्या बोला था कि ये हमारे पास में हो गया पृथककारी तल या अपवर्तक पृष्ठ। इसके यहाँ पे आपने कोई भी एक माध्यम ले रखा है या फिर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको विरल माध्यम ले रहे हैं और यहाँ पे जैसे आपको माध्यम दे रखा है सघन, उल्टा भी ले सकते हो, सघन और विरल भी ले सकते थे आप। ये प्रकाश की किरण जो इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है और यहाँ पे आपने ये अभिलंब ले लिया और प्रकाश की चाल में कमी के कारण से ये अपवर्तन कोण हो गया हमारे पास में स्मॉल आई। प्रकाश की चाल में कमी के कारण से अपवर्तन कोण का मान कम होगा और ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हमने पीछे बोला भी था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में कमी होती है और कमी होने के कारण से अपवर्तन कोण का मान घटता है, जिससे तो ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है,
ये आपने बोल दिया। यहाँ पे ये हमारे पास में कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये हमारे पास में है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये हमारे पास में हो गया अभिलंब। ये हमारे पास में क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो देखिए आप, और ये हमारे पास में क्या है, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये हमारे पास में हो गया अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये इस अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, मिलते हैं क्या, ये इस एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मतलब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मतलब इसका पहला नियम तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका पहला नियम हम ये कह सकते हैं कि पहले नियम में हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब पृथककारी तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब पृथककारी तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और या फिर ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब पृथककारी तल के अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या ये एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम महत्वपूर्ण है, और इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। पूछा जाता है पेपर में कि अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम क्या है, लिखिए। तो देखिए, आपने स्नेल का नियम बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा सबसे पहले आपने पढ़ा था, साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ज्या कहा जाता है, आधा जय और या। साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, और जो कोस थीटा होता है उसे हम लोग कोज्या कहते हैं। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है इसे हम लोग स्पर्श ज्या कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसके बाद में इनके उल्टे आते जाएंगे। जैसे कोट किसका उल्टा है, टेन का, तो उल्टा करने के लिए, विपरीत करने के लिए आप कोटि लगा देना। और किसका उल्टा था, ये टेन थीटा का। टेन थीटा को आपने क्या बोला, स्पर्श ज्या। तो कोट थीटा को हम क्या बोलेंगे, कोटि, यानी उल्टा किसका, स्पर्श ज्या का, यानी टेन थीटा का उल्टा। तो कोट थीटा को हमने क्या बोल दिया, कोटि स्पर्श ज्या। सेक थीटा उल्टा होता है कोस का, तो कोटि कोज्या, और कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो कोटि ज्या। समझ गए आप मेरी बात। अब स्नेल का नियम हम देखते हैं कि क्या होता है स्नेल का नियम, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करें। देखना, स्नेल का जो नियम है वो हमें क्या बोलता है, देखिए स्नेल का नियम ये बोलता है कि आपतन कोण आई, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण नियम है, पेपर में लगभग पूछा जाता है। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। स्नेल का नियम हमें बोलता है कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की जा, जा यानी साइन का जो अनुपात है वो नियत होता है। वो क्या होता है, नियत बना रहता है, नियतांक होता है। ठीक है ना, और ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक है, ये माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। हमने यहाँ पे बोल दिया कि आपतन कोण व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है, नियतांक होता है। ठीक है, और ये जो नियतांक है इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में नियतांक। आपने इसको n से दर्शा दिया, किताब में स्मॉल n लिखा हुआ है, स्मॉल n से दर्शा दिया, और ये हो गया n21। ठीक है, जहाँ पे ये जो n21 है, इसका मतलब आप देखिए, जहाँ पे n21 उल्टा पढ़ा जाएगा, ऐसे चलते हुए पढ़ते हैं इसको, n21। और ये क्या हमारे पास में, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। जहाँ पे n21 का मतलब क्या हो गया, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमने बोल दिया कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, और ये जो नियत मान है ये माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसे आपने n21 से दर्शा दिया। ये जो n21 है ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। और यहाँ से अगर आपने बोल दिया कि जो पहला माध्यम है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि पहला माध्यम तो है जल, और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच। तो जल के लिए वाटर का W आ जाएगा, और कांच यानी ग्लास का G आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्नेल का नियम हमारे पास में क्या हो गया, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर है, अब n
और ये क्या था 2 यानी दूसरा माध्यम क्या है यहाँ पे, कांच का, ग्लास का G, और 1 यानी पहला माध्यम है जल, तो जल का W आ गया यहाँ पे। और इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो N2/N1। ये जो N21 होता है, N21 ये क्या होता है, N2/N1। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, Ng/Nw, मतलब है कांच का अपूर्णांक बटा जल का अपूर्णांक। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कि बट्टा वाला जो होता है ना, उसके सापेक्ष ऊपर वाले का अपूर्णांक ज्ञात करते हैं। अपूर्णांक ऊपर वाले का होता है हर के सापेक्ष, बट्टा वाले के सापेक्ष अपूर्णांक होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बट्टा वाले के सापेक्ष ऊपर वाले का अपूर्णांक ज्ञात किया जाता है। ये अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम था, और ये अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम था। अब इसके आगे कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।